अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 20 जून 2020 को हम मेडिवल इंडिया का 5th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक कोटेशन के साथ करना चाहूँगा कि प्रैक्टिस लाइक ए डेविल एंड प्ले लाइक एन एंजल। इट मीन्स अगर हमें किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क से, एफर्ट से उसको प्रिपेयर करो। बट जब तुम्हारा टाइम आता है एग्ज़ाम देने का या फिर कोई भी गेम खेलने का, तो उस टाइम पे तुम कूल एंड काम रह के उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं मेडिवल इंडिया का, जो हमारा 5th लेक्चर है। हमने 4th लेक्चर में पढ़ा था कि जो मुग़ल एम्पायर है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, और जो लास्ट हमने मुग़ल एम्परर पढ़ा था औरंगजेब। तो जो ये लेक्चर आज का रहेगा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो औरंगजेब के टाइम पे रिवॉल्ट हुए थे। औरंगजेब के टाइम पे कुछ रिवॉल्ट्स हुए थे, हमने डिस्कस भी किए थे कि नॉर्थ इंडिया में थे, जैसे जाट्स, सिख, ये लोग, उसके बाद मेवाड़, राजपूत, ये नॉर्थ इंडिया में रिवॉल्ट कर रहे थे। और जो साउथ इंडिया में थे लाइक बीजापुर, गोलकोंडा, इन जगह पे रिवॉल्ट हो रहे थे। और जो साउथ इंडिया के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट था वो था मराठा रिवॉल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो मराठा रिवॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मराठाओं का अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड जो मराठाओं का रहा वो 1674 से 1720 तक जो मराठा एक एम्पायर रहा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मराठा यहाँ किंगडम था, और जो मराठा किंगडम से मराठा एम्पायर बन गया, यानी कि मराठा कॉन्फेडरेसी बन गया, यानी कि मराठा उस टाइम पे एम्पायर बन गया। ओके सॉरी, इसको रिप्लेस करके मैं एम्पायर वर्ड ही लिख देते हैं। जो एम्पायर बनने का टाइम था उनका मराठा का, वो 1720 से लेके 1818 ये 1818 तक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम ये मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं कि मराठा एम्पायर स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो हुआ ये था कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1658 से। बट जो औरंगजेब ने अपने टाइम पीरियड के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 23 ईयर्स थे, वो 23 ईयर्स औरंगजेब ने नॉर्थ इंडिया को दिए। जो फर्स्ट 23 ईयर्स थे लाइक 1658 से लेके जो 81 तक, जो 23 ईयर्स थे वो नॉर्थ इंडिया को उसने औरंगजेब ने संभालने में लगाए। उसी दौरान जो शिवाजी थे नॉर्थ इंडिया में, शिवाजी का राइज होना नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो शिवाजी का राइज 23 ईयर्स तक होता रहा और शिवाजी अपने पीक पे उस टाइम पे पहुंच गए थे। बट जो औरंगजेब के लास्ट 25 ईयर्स थे, यानी कि उसने जो 1681 से लेके 1707 तक का टाइम पीरियड था, वो उसके बाद उसने साउथ इंडिया की तरफ उसका फोकस हो गया। जो फोकस था उसका वो साउथ की तरफ हो गया। ठीक है, तो साउथ की तरफ फोकस होने से उसने क्या किया, जो साउथ के उनका जो सबसे उनको बड़ा एनिमी अपना दिखा, जो उसकी पावर को हैंडल कर रहा था, वो था शिवाजी। तो शिवाजी उनको अपने उस रीजन में सबसे बड़े एनिमी दिखे थे। तो उन्होंने क्या किया, शिवाजी को कॉन्कर करने की सोची, बट
वो इस चीज़ में असफल हो गए और शिवाजी को कॉन्कर नहीं कर पाए। तो उन्होंने एक 65 में एक प्लान बनाया था उन्होंने, जो थे एक कॉन्स्पिरेंसी का। वो कॉन्स्पिरेंसी क्या थी? उन्होंने जो एक राजपूत राजा थे जयसिंह राजा थे, जो अंबर के राजा थे, ठीक है, अंबर के राजा जयसिंह के साथ मिलके उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी बनाई और शिवाजी को औरंगजेब की कोर्ट में पेश किया गया। जैसे ही शिवाजी औरंगजेब की कोर्ट में आए तो उन्होंने शिवाजी को इन प्रिजन कर लिया, ठीक है, बट समहाउ 1674 में शिवाजी एस्केप हो गए। शिवाजी उसकी जो कैद से अपने आप को एस्केप करने के लिए मैनेज करके वो किसी तरह से एस्केप हो गए और वहाँ से भाग निकले और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट मराठा साम्राज्य की स्थापना की, इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम की स्थापना की, ठीक है। ये था इनका बैकग्राउंड जो मराठा किंग का हम पढ़ते हैं। तो मराठाओं में अब हम पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में। ये बैकग्राउंड हमने डिस्कस कर लिया कि मराठा किंग की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो कैसे हुई। मराठाओं में जो इम्पोर्टेंट किंग थे वो थे सबसे पहले शिवाजी, जिन्होंने मराठा एम्पायर इंडिपेंडेंट मराठा एम्पायर स्टैब्लिश किया। और जो शिवाजी का टाइम पीरियड रहा वो रहा 1674 से 80 तक, ठीक है। तो शिवाजी के बाद जो इनके बेटे थे उनको उसका उत्तराधिकारी बनाया गया, उनका नाम था संभाजी, ठीक है। जो संभाजी का टाइम पीरियड था वो था 1680 से लेके 81 से लेके 89 तक, 81 से लेके 89 तक, ठीक है। उसके बाद जो संभाजी के बेटे थे वो थे साहू। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इनके बीच में एक स्ट्रगल चली थी जिनको साहू और ताराबाई की स्ट्रगल के बारे में जाना जाता है। वो कैसे हुई थी? जो संभाजी थे, संभाजी के बाद जो गद्दी के उत्तराधिकारी बने, जिनको गद्दी मिली वो मिली राजा राम को। राजा राम थे जो उस गद्दी पे बैठे 1689 से 1700 तक, ठीक है। और जो राजा राम थे उनका आगे बेटा हुआ, उनके बेटे का नाम रखा गया शिवाजी 2, ठीक है। तो शिवाजी 2 रखा गया। और जो राजा राम की जो वाइफ थी उनका नाम था ताराबाई, ठीक है। उसके बाद जो राजा राम के बाद ताराबाई ने शिवाजी 2 को गद्दी पे बिठा दिया। और जो इनका टाइम पीरियड चला वो से 07 तक चला था। फिर इसके बाद जो संभाजी के बेटे थे एक साहू, जो अपने आप को क्लेम करते थे मराठा एम्पायर का किंग। तो इन दोनों के बीच में, जैसे साहू और ताराबाई के बीच में एक बैटल हुई थी, उसके बाद इनके बीच में एक बैटल हुई जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ खेड़। बैटल ऑफ खेड़ थी जिसका टाइम पीरियड है 1700 AD, ठीक है। 1700 AD में इनके बीच में एक बैटल हुई थी और साहू ने उस टाइम पे क्या किया था? साहू ने उस टाइम पे 17 पे कब्जा कर लिया था। और साहू ने, सॉरी ये यहाँ पे 7 में हुई थी, और इन्होंने साहू ने 17 पे साहू का कब्जा हो गया। और जो मराठा एम्पायर, उसके बाद साहू ने रीजन किया, साहू का टाइम पे स्टार्ट होता है 1707 से 49 तक साहू ने मराठा किंगडम को लीड किया, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी कि जो साहू के बीच में और जो ताराबाई के बीच में जो वॉर हुई थी
वो बैटल ऑफ खेड़ हुई थी इस टाइम पे। और साहू कौन थे? साहू संभाजी के सन थे, और जो ताराबाई थी वो उनके ब्रदर, जो संभाजी थे ब्रदर थे उनके, राजाराम उनकी वाइफ थी। आई होप ये रिलेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि बहुत सारी बुक में ये क्लियर नहीं दिया हुआ और मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है समझने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सतारा पे जैसे ही साहू का कब्जा हो गया, अब साहू के रीज़न के बारे में बात करते हैं। तो साहू का जो टाइम पीरियड था वो ये था। तो उसके बाद साहू के टाइम पे क्या स्टार्ट हुआ? राइज ऑफ पेशवास। जो पेशवास थे उनका राइज होना साहू के टाइम पे स्टार्ट हो गया। और जो फर्स्ट पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। जो फर्स्ट पेशवा थे। पेशवा कौन होते हैं? पेशवा एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं हम, जो भी किंग का प्राइम मिनिस्टर होता है उसको उस टाइम पे पेशवा बोला जाता था। तो जो बालाजी विश्वनाथ थे वो फर्स्ट पेशवा थे। और इसी तरह से जो मराठा एम्पायर, मराठा किंगडम था उस टाइम पे, तो फिर मराठा एम्पायर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद मराठा एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अभी ये जो मराठा एम्पायर हमने देखा, तो मराठा एम्पायर के टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं मराठा कन्फेडरेसी। इनका टाइम पीरियड चला हमारा 1720 से 1818 तक। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि बालाजी विश्वनाथ थे जो फर्स्ट पेशवा थे, और उनके बेटे थे बाजीराव। उनके बेटे थे बाजीराव से ही ये मराठा कन्फेडरेसी की स्टार्टिंग हुई। और जो बाजीराव का टाइम पीरियड रहा वो रहा 720 से 40 तक। ठीक है, जो बाजीराव थे बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशवा हैं और ये बहुत ही ब्रेव पेशवा थे। ठीक है, ये बालाजी विश्वनाथ के सन थे, हमने जैसे ही डिस्कस किया। और ये अब वॉरफेयर में बहुत ही ज़्यादा निपुण थे। और इनके टाइम पे क्या होती थी? जो गोरिल्ला टैक्टिक्स होती थी, गोरिल्ला टैक्टिक्स अपनाई जाती थी जो वॉरफेयर में। ठीक है, गोरिल्ला टैक्टिक्स क्या होती है? लाइक छुप के वार करना और दोबारा छुप जाना, ये गोरिल्ला टैक्टिक्स वॉरफेयर का पार्ट है। और इनके टाइम पे जो इनका एम्पायर था वो बिल्कुल पीक पे था, यानी कि एम्पायर इनका इस टाइम पे मराठा एम्पायर जेनिथ पे था। जो मराठाओं थे इनके टाइम पे मराठाओं को 5 डिवीज़न में बांटा गया था, वो हम पढ़ सकते हैं। लाइक मराठा अगर देखें तो मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश में ग्वालियर, जो ग्वालियर में मराठा थे उस टाइम पे वो थे स्किंदिया। ठीक है, और जो सेकंड देखें वो मराठा जो यहाँ पुणे में थे, ये मुंबई ये पुणे, तो पुणे में कौन से मराठा थे? पेशवा। और यहाँ पे देखिए इंदौर में होलकर। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से रीजन में कौन था, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। ये थे भोंसले, ये थे नागपुर में। और
लास्ट बचे बड़ौदा में गायकवाड़, जो गायकवाड़ थे वो थे बड़ौदा में। ठीक है, जो मराठा किंगडम थे, जो मोस्टली जो मराठा रीजन की टेरिटरीज थी वो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टैब्लिश थी। मैंने आपको मैप के थ्रू ये अच्छे से, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, और बालाजी के बाद, वो बाजीराव के बाद इनके जो सन थे उनका नाम था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव गद्दी पे बैठे और जो इनका टाइम पीरियड था वो 1740 से लेके 61 था। ये वही इम्पोर्टेंट पेशवा थे जिनको नाना साहिब के नाम से भी बुलाया जाता है, नाना साहिब। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाना साहिब के नाम से भी इनको बुलाया जाता है। और इनके टाइम पे पीरियड पे ही हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि 1761 में थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इनके टाइम पे ही हुई थी, जिन्होंने मराठाओं के, जो बैटल हुई थी ये किन के बीच में हुई थी? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन था? जो नादिर शाह था। नादिर शाह ने इंडिया को पर्शिया से था वो इन्वेड किया था, उसका आगे सक्सेसर था, वो था अहमद शाह अब्दाली, एक अफगान था। ठीक है, तो थर्ड बैटल हमने याद रखनी है। जैसे कि ऑलरेडी हमने 2 बैटल्स डिस्कस की थी। जो फर्स्ट बैटल हुई थी वो हुई थी बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, यहाँ से मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ। और जो सेकंड बैटल हुई थी वो अकबर के बीच में हुई थी और हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये थर्ड बैटल इनके टाइम पे हुई थी। उसके बाद जो इनके सक्सेसर्स आए, कुछ जो लेटर इनके सक्सेसर्स थे वो थे माधवराव, और उसके बाद थे नारायण राव जो उनके ब्रदर थे। उसके बाद थे सवाई माधवराव। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है इनके जो सक्सेसर्स थे। ठीक है, और अभी हम पढ़ेंगे कुछ वॉर हुए थे जो एंग्लो मराठा वॉर थे, जो इम्पोर्टेंट वॉर है। इनके 3 वॉर हुए थे। हम एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में जो मराठा थे उन्होंने, जो ब्रिटिश थे उनके साथ 3 वॉर हुए। 3 वॉर, जिसको जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से फेमस है, जिनका नेम, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ठीक है, उसका टाइम पीरियड है 1775 से 82 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखना कि क्या हुआ था यहाँ पे। ये वॉर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत के साथ। तो सूरत ट्रीटी क्या थी हम डिस्कस करेंगे अभी। और जो लास्ट हुआ था इसका 82 में, जो ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ ये वॉर एंड हो गया था, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हुआ क्या था देखो, जैसे हमने लेटर सक्सेसर के बारे में पढ़ा कि माधव राव उस टाइम पे मराठा थे, जो मराठा के किंग थे। तो इनके डेथ के बाद नारायण राव जो इनके भाई थे, इनको इसका उत्तराधिकारी बनाया गया। बट जो इनके अंकल थे, इन दोनों के अंकल थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, ध्यान रखना, इन दोनों के अंकल थे। ठीक है, इन दोनों के जो अंकल थे रघुनाथ राव अंकल, तो इनको ये मंजूर नहीं था कि जो माधव राव के बाद नारायण राव को गद्दी पे बिठाया जाए, क्योंकि ये इनको खुद राज्य का लालच था, ये खुद गद्दी पे बैठना चाहते थे। तो इन्होंने एक कॉन्स्पिरेंसी की, इन्होंने कॉन्स्पिरेंसी की और नारायण राव की हत्या कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने कॉन्स्पिरेंसी के थ्रू नारायण राव की हत्या कर दी। वो कॉन्स्पिरेंसी ही क्या थी,
वो जो 1775 में हुई थी, जो ट्रीटी ऑफ सूरत। याद रखना ट्रीटी ऑफ सूरत क्या थी। ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी किन किन के बीच में? ये हुई थी रघुनाथ राव के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, इस ट्रीटी की शर्तें क्या थी? इस ट्रीटी में ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रघुनाथ राव को एम्पायर को अचीव करने में और जो नारायण राव को किल करने में हेल्प करेगी। और इस ट्रीटी के जो रीजन थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फ़ायदा था कि जो बॉम्बे के कुछ रीजन्स थे वो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर करने की बात की थी। ठीक है, बट ये ट्रीटी सक्सेसफुल नहीं हुई। सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो एक्ट था हमारा चार्टर एक्ट 1773 का, ठीक है, ये एक रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट में क्या किया गया कि जो बंगाल था, जो बॉम्बे और मद्रास थी, वो बंगाल के अंडर ही जो बंगाल की प्रेसिडेंसी ही बनाई गई थी। तो बॉम्बे और मद्रास का जो रीजन था, जो उसका राइट था, वो बंगाल के गवर्नर के पास ही था। तो जो बॉम्बे की कुछ टेरिटरी देने का हक रघुनाथ राव नहीं रखता था, तो ये ट्रीटी कैंसिल हुई। तो उसके बाद फर्दर नेक्स्ट ईयर एक ट्रीटी हुई, जिस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। 1776 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इस ट्रीटी के बारे में बताता हूँ कुछ बैकग्राउंड। देखो, जैसे रघुनाथ राव ने कॉन्स्पिरेंसी करके नारायण राव को मार दिया, उसके बाद क्या हुआ? रघुनाथ राव गद्दी पे बैठना चाहता था, बट क्या था, एक कॉन्स्पिरेंसी हुई थी। आप वर्ड याद रखना, 12 कॉन्स्पिरेंसी, जिनको 12 कॉन्स्पिरेंसी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था कि जो 12 लोग थे जिनका हेड था नाना फडणवीस, जो नाना फडणवीस उनको लीड कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जो सवाई माधव राव थे, नारायण राव के बेटे थे सवाई माधव राव, उनको गद्दी पे बिठा दिया। उस टाइम पे सवाई माधव राव बहुत ही छोटे थे, बट जो नाना फडणवीस थे, इन्होंने एक काउंसिल के थ्रू इनके राज्य को संभाला और इस राज्य को चलाने लगे। तो किंग बना सवाई माधव राव। ठीक है, और जो ट्रीटी ये हुई थी नाना फडणवीस के बीच में और वर्सेस अंग्रेजों के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसमें क्या किया गया था, जो रघुनाथ राव था, रघुनाथ राव को साइड कर दिया गया था कि पेंशन भी देखे। रघुनाथ राव को डिक्लेयर किया गया था कि तुम्हें अपनी पेंशन टाइम पे मिल जाया करेगी, तुम इस गद्दी के बारे में मत सोचो। ठीक है, तो ये ट्रीटी आप याद रखना। बट क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर ही नाना फडणवीस ने जो ये ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी की शर्तें क्या थी कि जो नाना फडणवीस हैं यानी कि मराठा हैं, वो किसी भी यूरोपियन को अपने मराठा एम्पायर के में हेल्प नहीं करेंगे और किसी को भी अपना एरिया नहीं देंगे। ठीक है, बट 77 में नेक्स्ट ईयर ही नाना फडणवीस ने क्या किया, वायलेशन कर दिया ट्रीटी का। तो उस वायलेशन से ये ट्रीटी रद्द की गई। उन्होंने क्या किया था, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको एक पोर्ट दे दी थी जिसमें वो अपना ट्रेड वगैरह जो इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इससे अंग्रेज़ों को बहुत गुस्सा आया। तो अंग्रेज़ों के बीच में और उस टाइम पे एक बैटल हुई जिसका नाम है बैटल ऑफ तालेगांव। ठीक है, तो बैटल हुई थी बैटल ऑफ तालेगांव। अगर मैं बात करूं इस टाइम की, इस टाइम पे जो माधव राव थे, सवाई माधव राव थे, वो थे मराठाओं को जो लीड कर रहे थे। वो एक बहुत ही पावरफुल पेशवा थे उस टाइम के, और उन्होंने अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हरा दिया। और फाइनली अंग्रेज़ों को 1719 में उनके साथ ट्रीटी करनी पड़ी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वाडेगांव। और
जिसमें पेशवा की जो पेशवा का उनका वर्चस्व बहुत बढ़ गया और जो ब्रिटिश थे वो डिक्लाइन हो गए थे। इस युद्ध के हारने का एक और भी रीज़न माना जाता है। इस युद्ध को हारने का रीज़न ये भी था कि जो ये टाइम था, आपको याद हो कि जो मैसूर था, मैसूर में इस टाइम पे वॉर चल रहा था हैदर अली के साथ। ब्रिटिश का जो मैसूर में वॉर चल रहा था हैदर अली के साथ और उनके पास रिसोर्सेज की शॉर्ट थी, तो इस वजह से वो इस बैटल में हार गए थे, क्योंकि मैसूर भी एक रीज़न माना जाता है। ठीक है, हैदर अली जो मैसूर को लीड करता था उसके साथ वॉर चल रहा था, तो इस वजह से ये ट्रीटी ब्रिटिश को करनी पड़ी और ये रीजंस पेशवा को देने पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके बाद क्या हुआ, ये ट्रीटी के बाद जो वडेगांव ट्रीटी थी, इनके बाद जो इम्पोर्टेंट ट्रीटी हुई वो थी 1782 में, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। इसके अकॉर्डिंग क्या डिक्लेयर किया गया कि जो 20 इयर्स के लिए कोई भी वॉर नहीं होगा और 20 इयर्स तक कोई भी वॉर नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने पढ़ा जो एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट के बारे में। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश की कंडीशन इस टाइम पे जब उन्होंने ट्रीटी ऑफ सालबाई की थी बहुत ही पुअर थी, बट उनको 20 इयर्स में उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा रिच हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मैसूर जैसे रीजन्स को जीत लिया था, मैसूर पे कब्जा कर लिया और बंगाल वगैरह पे उन्होंने अपना एरिया इस्टेब्लिश कर लिया था। तो बंगाल और मैसूर जैसे बड़े रीजन को जीतने की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रिच हो गए थे और उस टाइम पे ब्रिटिश बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हो गए थे। तो उन्होंने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा एग्जैक्टली 20 साल बाद 1802 में, जिसमें ब्रिटिश जीत गए। ये भी हुआ मराठा वर्सेस ब्रिटिश के बीच में और इसमें ब्रिटिश जीत गए। रीज़न मैंने बता दिया कि इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो और पावरफुल हो चुके थे और इस टाइम पे उनमें ट्रीटी की गई, ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये ट्रीटी हुई थी 1802 में, ट्रीटी ऑफ बेसिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रीटी आप ध्यान में रखना कि ट्रीटी ऑफ बेसिन कब हुई थी, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। उसके बाद जो थर्ड बैटल है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम देखेंगे कि थर्ड बैटल ऑफ जो मराठा हुई थी, थर्ड बैटल हुई थी वो हुई थी 1815 से 1819 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो वॉर हुई थी ये इनको पिंडारी वॉर भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो वॉर हुई थी वो ब्रिटिश वर्सेस पिंडारियों के बीच में हुई थी और ये फाइनली ब्रिटिश ये वॉर भी जीत गए थे और ब्रिटिश की सुप्रीमेसी जो एम्पायर था मराठा एम्पायर पे सुप्रीमेसी हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारा मिडिवल इंडिया का लास्ट टॉपिक था, हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया और अच्छे से आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम कल से क्या करेंगे, कल से जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा वो मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा कि मेडिवल इंडिया में भी आजकल क्वेश्चन बहुत आते हैं और जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था तभी मैंने डिस्कस किया, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इसको चेक करोगे तो ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी जो हम मॉडर्न इंडिया पढ़ने जा रहे हैं उसका फर्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे। आप मॉडर्न इंडिया के लिए प्रिपेयर हो जाना। हम स्पेक्ट्रम को फॉलो करेंगे क्योंकि स्पेक्ट्रम एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है मॉडर्न के लिए। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।